हेलो गाइज, मैं के शुक्ला। दंगल 14 जो 21 अप्रैल को हेल्ड है, आप इसका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। देखिए यहां पर हमें कंडक्टिविटी गिवन है। कंडक्टिविटी मतलब हमें यहां पर कप्पा की वैल्यू गिवन है। साथ में हमें देखिए यहां पर रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, 65, और हमसे डिमांड है सेल कांस्टेंट की। तो हमें पता है कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। तो L/A इज इक्वल टू KR, कप्पा R, ये वैल्यू रख दे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले 0.032 इंटू 65, अपना रिजल्ट हो गया थर्ड यानी 2.08। ओके डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर एक पर्टिकुलर रिएक्शन दी गई है हमें, और इसका हमें रेट एक्सप्रेशन दिया गया है कि XY² है, और यहां पर हमसे कहा गया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन देखिए अगर Y की डबल कर दी जाए, X की ट्रिपल कर दी जाए तो रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर Y की हम डबल करते हैं तो ऐसे में देखें ये हो जाएगा 2², और X के लिए ट्रिपल की बात की गई है तो यहां पर 3 इंटू 4, ठीक है। तो आप देखिए कितने टाइम से ये इंक्रीज कर जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा टोटल, ठीक है, 12 टाइम से। तो अपना करेक्ट आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर स्कूबा डाइवर्स फील ट्विस्टिंग इन मसल्स विच इज वेरी पेनफुल कंडीशन नोन एज बेंड। तो ये सही है स्टेटमेंट। बेंड अराइजेस ड्यू टू ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इन ब्लड एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। देखिए जब वो अंडर वाटर डेप्थ में जाते हैं तो ज्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण N2 काफी डिजोल्व हो जाती है उनके ब्लड में। जब वो बाहर सरफेस की तरफ आते हैं तो बबल्स बनाती हुई N2 ब्लड से एस्केप करने लगती है, जिसके कारण मसल्स में ट्विस्टिंग और काफी पेन होता है। तो यहां पर आप देखें बोथ स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, यानी अपना आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है डियर, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल यहां पर अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर सही है, ठीक है। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देखिए सेकंड जो स्टेटमेंट है यानी रीजन है, ये आपको यहां से देखना है K इज इक्वल टू E पावर EA अपॉन RT, ठीक है डियर। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पूरी वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो रेट कांस्टेंट भी, ठीक है डियर, इंक्रीज करेगा। तो ऐसे में आप ये ध्यान रखें, देयर इज नो मैटर दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और थर्मोन्यूट्रल। रिएक्शन किस टाइप की है, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी या उष्मीय उदासीन, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट हर रिएक्शन का इंक्रीज होता है। तो देयर इज मैटर ऑफ रेट कांस्टेंट नॉट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगा, लेकिन रेट कांस्टेंट कोई भी रिएक्शन हो रेट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ने पर। ठीक है डियर, चलिए अब अगर हम यहां पर देखें कि अपना करेक्ट आंसर क्या है, तो बोथ स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ है, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हम थर्ड के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए इस इक्वेशन में कहा गया है हमसे कि E नॉट मास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो बिल्कुल सही है। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। डेल्टा G नॉट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है, और इसकी वैल्यू n पर डिपेंड करेगी, क्योंकि E नॉट, ठीक है, और F ये इससे तो फ्री हो गए, तो डिपेंड किस पर है, n, तो बिल्कुल सही है। तो यहां पर बोथ स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट होंगे, ठीक है, यानी ए भी करेक्ट है और आर भी अपना करेक्ट है। तो अपना आंसर यहां पर क्या जाएगा, थर्ड।
नेक्स्ट देखते हैं पीएच वैल्यूज ऑफ 0.1 m सोल्यूशन। ठीक है, ये देखिए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये अपना वीक एसिड है, ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो विल बी इन द ऑर्डर इन्होंने हमसे डिमांड की है। तो देखिए सबसे करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा यहां पर पीएच किसकी होगी, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है इसका पीएच सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यानी फोर्थ, ठीक है, ग्रेटर देन। अब देखिए आंसर क्लियर हो गया, ना अपना थर्ड है ना फोर्थ है, फर्स्ट और सेकंड में। अब आइए कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं। तो यहां पर देखो ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, जबकि थर्ड में अगर हम देखें तो वीक बेस वीक एसिड है। इसका मतलब ये फर्स्ट आएगा, अपना करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें कहा गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये सही पहला स्टेटमेंट। लाइन स्पेक्ट्रम इज द सिग्नेचर ऑफ एटम, बिल्कुल सही है। देखिए हर एटम का अपना एक डेफिनिट लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कभी भी दो एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रा 100% कॉमन प्रॉपर्टीज नहीं रखते, इसलिए हम समटाइम्स लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम को डीएनए प्रिंट ऑफ एटम भी कहा जाता है। ठीक है डियर। डाई पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ हीलियम 2-3 इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, ये जो अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम 2-4 का डाई पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, ना कि 2-3 का। रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम, नहीं ये गलत हो गया। रेनबो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। बैंड स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्लियर हो जाना चाहिए। लाइन स्पेक्ट्रम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम, बैंड ऑफ मॉलिक्यूल, एंड रेनबो इज ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है डियर। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड, किसमें भाई, ये देखिए थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। A liquid is in equilibrium with its vapor, which one will be dissimilar, क्या सेम नहीं होगा। तो देखिए अगर कोई लिक्विड अपनी वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब T कांस्टेंट हो गया, तो जो टेम्परेचर लिक्विड का होगा वही वेपर का होगा। ठीक है, गैसियस स्टेट या इन्वॉल्व हो गई तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अब टेम्परेचर दोनों का सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, लेकिन वेपर की जो टोटल एनर्जी है वो लिक्विड के टोटल एनर्जी से ज्यादा होगी। कितना ज्यादा होगी, बाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, से वेपर की टोटल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन लिक्विड। तो यहां पर डिसिमिलर फैक्टर हो गया टोटल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 8.4 ग्राम आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट गिवन है और ये 10% प्योर है। अब 10% ये प्योर है तो यहां पर डियर देखिए वो कह रहा है कि भाई CO2 और Mg वो फॉर्म हो रहा है, तो कितने ग्राम CO2 बनेगी। तो देख लें MgCO3, ये रिएक्शन लिखी हुई है, दोबारा मैं लिख लेता हूं MgO प्लस CO2। अब इसका मोलर मास होता है 84 ग्राम, तो 84 ग्राम से ये बन रही है 44 ग्राम। अब यहां पर 84 ग्राम टोटल सैंपल है जो 10% प्योर है, तो 84 का 10% अगर हम निकाल लें 8.4 का तो ये आ जाएगा 0.84। ठीक है, तो 0.84 ग्राम से कितना बन जाएगी, 0.44 ग्राम बन जाएगी। ओके डियर, तो आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वेनेडियम इन इट्स कंपाउंड इज 1.73 bm। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इन कंपाउंड,
तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है √n+2, ठीक है डियर। अब म्यू हमें दिया 1.73, ठीक है, और यहां पर ये स्क्वायर कर लिया n+2। हम इसको अगर सॉल्व करें तो n की वैल्यू 1 आती है, यानी वेनेडियम का जो कंपाउंड है उसमें वेनेडियम मान लेते हैं कि Vn+ में प्रेजेंट है, ठीक है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट n पॉजिटिव है इन कंपाउंड। तो इस फॉर्म में उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हम वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें तो 23 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। ओके डियर। अब यहां पर देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में इसके पास है, तो यहां तक तो टोटली फिल्ड है 1s से लेकर 3p तक। अब 3 अनपेयर्ड यहां है, लेकिन अनपेयर्ड होने कितने चाहिए अकॉर्डिंग टू डेटा? 1। तो 1 होने के लिए 1 तभी हो सकते हैं जब d से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए। भाई ये d है 5 ऑर्बिटल, इसमें टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन होने कितने चाहिए? ओनली 1। तो 2 को हमें यहां से हटाना होगा, इनको बाहर निकालना होगा। अब ये 2 बाहर तब निकलेंगे जब पहले 2 इलेक्ट्रॉन 4s के निकल जाएं। इसका मतलब टोटल हमें 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा, 2 4s के, 2 3d के। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +4 हो गई, ठीक है डियर। तो यहां पर +4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन द रिएक्शन 2, 3, 10 एंड 6 मोल पर लीटर रेस्पेक्टिवली एट 300 डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। तो सबसे पहले तो देखो यहां पर हमें ABCD की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी गई है और डेल्टा जी नॉट पूछा गया है C+D, यानी जस्ट इसके रिवर्स के लिए। तो हम केसी निकाल लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन की। केसी आप निकालोगे तो देखो C और D की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 10 एंड 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 एंड 3। तो ये हो गया 3 2, ये हो गया 5, यानी ये आ गया 10। तो इस रिएक्शन का केसी कितना आ जाएगा? केसी डैश मान लेते हैं 1/10, यानी 0.1 आ जाएगा। अब हमें पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log बेस 10 पर, ये केसी हो गया। अब केसी की वैल्यू हमारी इस रिएक्शन के लिए आ गई है 0.1, ठीक है। आर की वैल्यू हमें पता है कितने कैलोरी होती है? ऑलमोस्ट 2 कैलोरी। टेम्परेचर दिया गया है 300। ओके डियर, रख कर कैलकुलेट कर ले तो यहां पर हमें आंसर मिल जाएगा कितना? सेकेंड वाला। ओके डियर, नेक्स्ट पर चलते हैं। 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हीटेड फ्रॉम, देखिए 4 मोल गैस है, 300 to 400 हीट किया गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डियर देखिए 3 से 400 अगर हम हीट कर रहे हैं तो गैस का जो 4 मोल है वो तो 4 ही रहेगा, ठीक है, यानी n कांस्टेंट हो गया यहां पर, तो Ng कांस्टेंट हो गया। चेंज टेम्परेचर हो रहा है, तो इस हिसाब से देखें डेल्टा Ng ये गलत हो गया, डेल्टा Ng गलत हो गया, यहां NgRT है, लेकिन ये साइन प्लस हुआ तो गलत हो गया, ये हुआ, क्योंकि अपनी जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो ये है, ठीक है, प्लस डेल्टा NgRT। तो जब डेल्टा यू आप इधर लाओगे तो माइनस में आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो गया 4। नेक्स्ट पर चलते हैं। मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2 इज एन एग्जांपल ऑफ, तो डियर ये तो बिल्कुल फैक्ट है, ट्रू सॉल्यूशन। गैसेस का जो मिक्सचर होता है ये यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। गैसेस हमेशा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आकर मिक्सचर बनाती है ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो ये ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 160 ग्राम O2 इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली
at 25 degree till double of its volume and find work done in kilocalories। तो देखिए हम सभी को पता है भाई आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला लगा लेते। 160 ग्राम O2 है तो यहां से NO2 के मोल्स निकल जाएंगे 160 अपॉन 32, ठीक है। तो ये कितने मोल 5 to 10 15 16 5 मोल्स आ जाएंगे। अब अगर हम यहां पर वर्क डन का फॉर्मूला लगा ले 3nRT, ठीक है, log बेस 10 पर V2 बाई V1, ठीक है डियर, V2 बाई V1। अब इनिशियल वॉल्यूम अगर V था, अगर V1 की वैल्यू कितना है V लीटर, तो V2 की वैल्यू हो गई 2V लीटर, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है टिल डबल। कैलकुलेट कर लें यहां पर तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा और देखते इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई, फर्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन, यहां पर आपको ये रेडॉक्स की बैलेंसिंग करनी है और रेडॉक्स की बैलेंसिंग आप देख लें, इन्होंने पूछा है एक्स वाई जेड की वैल्यू, ठीक है डियर। तो देखिए जिंक यहां पर क्या हुआ, 0 से अगर आप निकालेंगे 24 प्लस 2 आ गया। एन यहां पर कितना है +5, यहां पर कितना हुआ -3। तो भाई जिंक में चेंज कितने का आया 2 का, और नाइट्रोजन में देखें चेंज कितने का है 8 का चेंज आ गया। तो सिंपलीफाई कर लें 1 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहां पर देख लें, आपको बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जिंक के साथ देखिए 4 आ जाएगा, Y की जगह पर 1 आ जाएगा, ठीक है। बाकी ऑक्सीजन और वाटर मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहां पर आंसर सेकंड बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द लुईस एसिड ऑफ H आयन इज। देखिए ये इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलत हो रहा है, या तो लुईस एसिड होगा या लुईस बेस होगा। इस तरीके से अगर ऐसा भी कह दिया जाता कि लुईस एसिड फॉर H नेगेटिव आयन में भी, तो भी ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड नहीं लग रहा है। तो अगर यहां पर ब्रॉन्स्टेड एसिड ऑफ H नेगेटिव की बात की जाती तो हम फोर्थ आंसर के साथ चले जाते, लेकिन यहां लुईस एसिड ये टर्म पड़ा हुआ है इसलिए ये बोनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो स्टेटमेंट दिया है वो वैलिड नहीं है, तो 61 नंबर का क्वेश्चन ये बोनस जाना चाहिए, ठीक है डियर। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है डियर। तो अब ये फिजिकल के क्वेश्चन खत्म होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना क्वेश्चन नंबर है 62 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और एक दूसरा है Fe का, पहला क्रोमियम का, क्रोमियम C2H2O6 और बाहर Cl2 FeH2O Cl2, ठीक है ना। आर रिड्यूसिंग नेचर, क्या ये रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, तो ये आपका एसिडिज्म के अंदर एसेसरी है इसका। तो यहाँ CrH2O6Cl2, तो यहाँ क्रोमियम है ये +2 स्टेट में, कौन सी स्टेट में +2, क्रोमियम चॉइस पे आता है +2 स्टेट में है, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या है 3d4। अब 3d4 के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये वैकेंट, ठीक है ना। तो Cr+2 है, +2, और रिड्यूसिंग नेचर का है या नहीं है, रिड्यूसिंग नेचर जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। अब यहां से ये ऑक्सीडाइज होगा तो Cr+3 में जाएगा, और Cr+3 में जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या जाएगा 3d3, और 3d3 कितना पता है, ठीक है ना, 1 2 3 ये, और ये आगे स्प्लिट होता है T2G और Eg में। तो नीचे T2G के अंदर ये तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो ये हाफ फिल्ड हो गया। हाफ फिल्ड होने की वजह से ये स्टेबल हो गया, तो इसका मतलब Cr+2 Cr+3 में जाएगा, और यहां पर ये रिड्यूसिंग नेचर का है, रिड्यूसिंग है। सेम एज Fe की बात करें तो Fe भी यहाँ कौन सी स्टेट में है, +2 स्टेट में, +2 में है, तो यहाँ पर ये 3d6 है। अब Fe+2 से +3 में जाएगा, +3 में जाएगा तो ये होगा 3d5, और 3d5 है वो हाफ फिल्ड होने की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब Cr+2 है वो +2 से Cr+3 में जाएगा, और Fe+2 है वो Fe+2 से Fe+3 में
जाएगा। जब Fe+2 में से Fe+3 में जाएगा तो ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो रिड्यूसिंग की तरह काम कर रहे हैं। ये बात सही है। नेक्स्ट रीजन क्या दे रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर d ऑर्बिटल्स। ये बात भी सही है। देखो Cr के बात करें तो Cr+2 से +3 में जा रहा है, तो यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, किसमें, d में। कितने हैं, 3 पड़े हैं। और यहाँ Fe है, Fe+2 से +3 में जाएगा तो यहाँ Fe के पास भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो ये बात भी सही है। बट क्या इसका एक्सप्लेन कर रही है, इसका एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि d ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होने से इसका रूटीन नेचर का लेना देना कुछ नहीं है। तो ऐसे और रीजन दोनों ही सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर गोज टू सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो ये जो रिएक्शन है, ये गिवन रिएक्शन है, ये गिवन रिएक्शन कौन सी है, तो ये हमारी रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, इसके अंदर कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है, वो कार्बनिक कंपाउंड एल्केन में चेंज होता है। सब किस में चेंज होता है, एल्केन में। ठीक है ना। तो हमारे पास में यहाँ ये एसिटोफिनोन है, इस एसिटोफिनोन का ये जो है कार्बनिक ग्रुप, ये एल्केन में चेंज होएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो इथाइल बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, इथाइल बेंजीन। तो आंसर गोज टू थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से कम है या 8 से ज्यादा है, वो ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है ना। तो यहां हम BCl3 की बात करें तो बोरॉन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। CO2 की बात करें तो CO2 में कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। NCl3 में बात करें तो यहाँ नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। H2 में बात करें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, यहाँ भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। CCl4 में बात करें कार्बन के पास, तो यहाँ भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। और BeCl2 की पास बात करें तो बेरिलियम के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल है जिसके पास सेंट्रल एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक तो BCl3 है और एक BeCl2 है। तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स। तो आंसर गोज टू फर्स्ट। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल O+2 स्पीसीज। O+2 स्पीसीज के लिए एनर्जी का ऑर्बिटल बताना। तो पहले आपको पता चाहिए O+2 बन रहा है, O2+ बन रहा है। अब O2+ बन रहा है तो ये MOT के अकॉर्डिंग बन रहा है। किसे बन रहा है, MOT के अकॉर्डिंग। तो O2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताना है हमें MOT के अकॉर्डिंग। अब MOT के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो आपको पता है MOT के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के पास में यहां O2+ के पास में 15 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन। अभी 15 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करने हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रॉन जब फिल करते हैं तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एनर्जी के जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्डर बढ़ेंगे तो सबसे पहला था सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। अब O2 के लिए पहले आता है सिग्मा 2pz, फिर आता है पाई 2px, इसकी एनर्जी इक्वल टू पाई 2p y के, फिर नेक्स्ट पाई स्टार आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py और फिर नेक्स्ट सिग्मा 2pz, वो भी स्टार वाला, एंटी बॉन्डिंग वाला। तो ये आते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप चेक कर लो किसमें जाएगा, सिग्मा 1s में, फिर सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में, फिर सिग्मा 2pz में, फिर नेक्स्ट पाई 2px, पाई 2py। ये बॉन्डिंग के हो गए और ये एंटी, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। तो इनका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वन में सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s, सिग्मा स्टार 2s, और बाद में ये आ गया, ये नहीं आएगा। पहले कौन आएगा, सिग्मा 2pz, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट वाले में सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px सही है, और फिर सिग्मा 2pz, ये भी गलत हो गया क्योंकि सिग्मा 2pz ऊपर आएगा, ये भी
नहीं है। नेक्स्ट वाले में सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर ये आ गया, ये नहीं आएगा, इससे पहले कौन आएगा, सिग्मा 2pz, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, सही बात है, सिग्मा 2pz। फिर नेक्स्ट पाई 2px, पाई 2py, पाई x, पाई 2py, फिर नेक्स्ट पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में सिग्मा 2pz। तो ये हमारा सही है, आंसर गोज टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट, दो दिए हैं ना, लिस्ट फर्स्ट के अंदर हमें दिए हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और लिस्ट 2 में है इनकी आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, तो जो सबसे पहला दिया है क्रोमियम अमोनिया 4Cl2, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो MA4B2 टाइप का है। अब MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो ये कौन कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाएगा, तो आपके सामने ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज और आयनाइजेशन दिए। अब पहले इसकी बात करते हैं। आयनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयन स्फीयर में आयन है जो एक्सचेंज होनी चाहिए। यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तो Cl- आयन है, लेकिन आयनाइजेशन स्फीयर में कोई आयन नहीं दिया गया, तो ये आयनाइजेशन नहीं दिखाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल की बात करें तो MA4B2 टाइप का कंपाउंड है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो ए है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ऑप्टिकल दिखाएगा, ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। फिर बात करें कोऑर्डिनेशन दिखाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाएगा। कोऑर्डिनेशन दिखाने के लिए दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ने दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने चाहिए, ऐसे दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसमें भी होंगे वो कोऑर्डिनेशन दिखाता है। लिंकेज दिखाने के लिए एम्बीडेंटल लिगेंड होना चाहिए, इसमें कोई एम्बीडेंटल लिगेंड नहीं है। आयनाइजेशन आपकी बात कर चुके हैं, आयनाइजेशन दिखाने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर आयंस होने चाहिए जो एक्सचेंज हो जाए, वो भी नहीं। तो ए क्या दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल। बी है, अब बी को देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिए हैं, जिसमें भी दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। तो बी में आंसर क्या जाएगा, 3rd। ठीक है, अब नेक्स्ट है सिस फॉर्म है किसका, CO2A। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो हमारा MAA का होल ट्वाइस B2 टाइप का है। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये आपका ज्योमेट्रिकल भी दिखाता है और ऑप्टिकल भी दिखाता है। तो C के साथ हमारा A भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, C के साथ A और तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट यहां आप देखोगे तो ये एम्बीडेंट लिगेंड है। एम्बीडेंट लिगेंड है तो एम्बीडेंट लिगेंड क्या करता है, लिंकेज दिखाता है, तो ये लिंकेज दिखाएगा। तो इसका मैचिंग हो रहा है 5 से। और साथ में बाहर आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर आयन भी है, तो आयन भी एक्सचेंज हो सकता है NO2- के साथ, तो ये आयनाइजेशन में दिखाएगा। ठीक है ना। अब हम मैच कर लेते हैं, फर्स्ट के साथ A, फर्स्ट के साथ A यहाँ है और यहाँ है, सेकंड के साथ थर्ड, सेकंड के साथ यहाँ सेकंड है, यहाँ थर्ड है। ठीक है ना। तो ये हमारा मैच नहीं कर रहा। फिर C के साथ आपको बताया फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है और ऑप्टिकल भी हो सकता है। तो C के साथ, हाँ ज्योमेट्रिकल में तो वैसे ही सिस फॉर्म दिया है, तो ज्योमेट्रिकल की बात ही क्या है, सिस फॉर्म दिया है, तो ये ऑप्टिकल की बात करेंगे, ऑप्टिकल दिखाएगा, तो ये ऑप्टिकल वाला हो जाएगा। तो ये ऑप्टिकल हो गया। और D के साथ हमने देखा कि आयनाइजेशन भी हो सकता है, लिंकेज भी हो सकता है, तो हमारे पास 4 भी है और 5 भी है, तो यहाँ मैच कर रहा है 5 वाला, तो आंसर गोज टू 3rd। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ट्रोपोन। ट्रोपोन की बात करें स्टूडेंट्स तो आपको ट्रोपोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये ट्रोपोन का स्ट्रक्चर है, 7 मेंबर रिंग, 3 पाई बॉन्ड, रिंग के अंदर अल्टरनेट और एक बाहर ऑक्सीजन। अब इसके अंदर आपको पता है ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। और जहां जितने पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उतने पाई बॉन्ड होते हैं। 4 डबल बॉन्ड है तो 4 पाई बॉन्ड है इसके पास में, 2 लोन पेयर है। अब बात रही सिग्मा बॉन्ड की, तो हर एक कार्बन पे एक H भी है, एक H, एक H, एक H, एक H, एक H, एक H। यहां से बात करें सिग्मा, 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 ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 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 सिग्मा और ये सिग्मा। अब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, तो 14 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो 14 सिग्मा बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो आंसर गोज टू 3rd। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला है V2O5
and CrO3 are amphoteric oxide. ये तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है, सही बात है। V2O5 और CrO3 दोनों के दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, सही बात है। Cr3 नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो CrO3 के अंदर क्रोमियम है, वो +6 स्टेट के अंदर है, और कोई भी एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और ये बोल रहा है नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये बात क्या होगी? रॉन्ग होगी, इनकरेक्ट होगी, ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, Fe3O4 एंड Mn2O7 आर मिक्स्ड ऑक्साइड, ये बात भी इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो Fe3O4 ये तो मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्या है ये? मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड होता है जो दो ऑक्साइड से बना होता है। ये FeO प्लस Fe2O3 इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं Fe3O4। तो Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है, बट Mn2O7 है, ये सिंपल ऑक्साइड है। ये क्या है? ये सिंपल ऑक्साइड है। क्या स्टूडेंट्स? सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड का मतलब जो सिर्फ अपनी ही स्ट्रक्चर से बना हो, जिसमें कोई दो टाइप के ऑक्साइड मिक्स ना हो, सिंगल ऑक्साइड हो। तो यहां MnO ये ऑक्सीजन, ये इसका स्ट्रक्चर है, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ये भी क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ऑल अदर ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड विच आर आयनिक, सही बात है। स्कैंडियम का जो ऑक्साइड है, स्कैंडियम जो ऑक्साइड बनाता है वो ऑक्साइड है, क्या होगा? Sc2O3। ये कोवलेंट टाइप का होता है। क्या होता है? कोवलेंट टाइप का। सही कह रहा है कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म MO ऑक्साइड विच आर आयनिक, सही बात है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑर्डर, तो यहां आप ऑक्सीजन स्टेट चेक कर सकते हो। यहां पर आप इसका ऑक्सीजन स्टेट चेक करोगे तो +5, यहां +6 और यहां +7, तो कंटिन्यू ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रहा है, +5 +6 +7। और डिफरेंट कंपाउंड में जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन पावर भी बढ़ती है, तो ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन कौन सा हुआ हमारा? बी और सी है, ये इनकरेक्ट है, तो आंसर गोज टू थर्ड, बी एंड सी। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट डी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको सबसे पहले हेक्स3इन दिया हुआ है, हेक्स3इन हम बनाए, ये हेक्स3इन, इस हेक्स3इन का ओजोनोलाइसिस करवाया और वो भी रिडक्टिव, ये रिडक्टिव दिया Zn की प्रेजेंस में रिडक्टिव, तो ये 3 कार्बन के बीच में से चेन टूटेगी और ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, और फिर एक KMnO4 एसिडिक मीडियम, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करता है, तो ये हमारे पास यहाँ 3 कार्बन का एसिड बन गया। अब एसिड बन गया प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड। अब रेड फास्फोरस प्लस Br2 और हाइड्रोलाइसिस, ये जो रिएक्शन है वो HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन है। और हेल-वोलार्ड-जेलेस्की रिएक्शन में एसिड के अल्फा कार्बन से H को हटाकर वहां कोई भी हेलोजन जुड़ जाता है, और हेलोजन यहाँ Br2 है, तो ये बीटा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड हमारा बन जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है एक्वस QH के साथ। एक्वस QH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एक्वस QH के साथ रिएक्शन होगी, तो यहां से ये Br हट के OH आ जाएगा, तो हमारा जो फाइनल डी प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। तो आंसर गोज टू 4। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। अब है लेसाने एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सल्फर कंटेंस विच गिव्स वॉयलेट कलर विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो लेसाने एक्सट्रैक्ट होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है, तो सल्फर के साथ वो Na2S टाइप का बना रहा है जिसमें सल्फर है, और इसमें हमने क्या किया कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाया, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आपने मिला दिया, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आपने मिला दिया, तो ये यहाँ पर एक वॉयलेट कलर का कंपाउंड देता है। अब वो वॉयलेट कलर का कंपाउंड है, वॉयलेट कलर कंपाउंड है, तो वो कौन सा होगा? तो इसका रिएक्शन आपको याद होगा,
तो इसमें आप देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आप ये रिएक्शन करवाओगे तो यहां पर ये BDC है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, CuCN KCN, CuCN KCN है, तो ये KCN सॉल्ट से CN माइनस मिलेगा। अब ये CN माइनस यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करेगा और ये बना देगा साइनोबेंजीन, ठीक है ना, या फिर बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बोल सकते हैं। इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ, हाइड्रोलाइसिस करवाने पर ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये बन गया हमारा पास बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड का आगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में गर्म करवा रहे हैं। तो आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड है, इन दोनों को मिला के जब हीट करते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है? सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और इसके अंदर CO2 बाहर निकलेगा और बनेगी हमारे पास में बेंजीन। CO2 बाहर निकल गया और ये बेंजीन बन जाती है, CO2 बाहर निकलेगा तो बेंजीन बनेगी। आंसर गोज टू थर्ड, बेंजीन। नेक्स्ट, बिलो गिवन आर टू स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये बात सही है? एकदम सही है। देखो ये अल्फा एमिनो एसिड है, इस अल्फा एमिनो एसिड का जो अल्फा कार्बन है वो कायरल होता है और कायरल कार्बन वाले सारे क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना। लेकिन ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन में यहां R की जगह H आ गया। जैसे ये H आया ये ग्लाइसिन, तो एक ही कार्बन पे हमारे पास में दो ग्रुप सेम आ गए। तो अब ये कार्बन कायरल नहीं है, कायरल नहीं होने से ये ग्लाइसिन क्या हो गया? हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये जो ग्लाइसिन है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो सही बात है। मोस्ट नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स हैव डीकॉन्फिगरेशन। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मोस्ट नेचुरली एमिनो एसिड्स है उनका एल कॉन्फिगरेशन होता है। क्या होता है बच्चों? एल कॉन्फिगरेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, आंसर गोज टू थर्ड, ठीक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ रिएजेंट फॉर टेस्ट ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल के टेस्ट के लिए हमें यहां कौन सा टेस्ट काम में लेना पड़ता है? तो देखो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है, वो एल्कोहल का ग्रुप का टेस्ट होता है। तो ये बात सही है। हिंसबर्ग रिएजेंट नहीं है, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन वगैरह उनमें डिफरेंशिएट करवाने लेते हैं। सिफ रिएजेंट ये भी नहीं है, ये कार्बनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड के लिए काम लेते हैं। ब्रोमीन वाटर ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर क्या है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट, डीएनए मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है फॉर्म्ड होगा। तो डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो एडेनिन एंड ग्वानिन के बीच नहीं होगा, एडेनिन थाइमिन के बीच होगा, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में होगा, साइटोसिन थाइमिन के बीच में नहीं होगा। तो बी और सी हमारा सही लग रहा है, बी और सी सही है। तो आंसर गोज टू सेकंड। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ये क्या कह रहा है? द HOH बॉन्ड एंगल इन H2 इज लार्जर देन HCH बॉन्ड इन CH4। तो देखो स्टूडेंट्स, H2O दो लोन पेयर है, ये बॉन्ड ऐसे बन रहा है और CH4 ये H सारे सिंगल बॉन्ड है। यहां पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, कार्बन का भी sp3 है। sp3 के अंदर बॉन्ड एंगल होता है, आपको सब पता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और आपको पता है लोन पे आने से लोन पे रिपल्सन होता है। यहाँ लोन पे रिपल्सन होगा, ठीक है ना। लोन पे बॉन्ड पे रिपल्सन होगा जिससे ये बॉन्ड कुछ कम होगा और ये बॉन्ड वाटर के अंदर नियर अबाउट 104 डिग्री के आसपास आता है। और मीथेन में कोई भी रिपल्सन नहीं है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट रहता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या देख सकते हैं कि CHOH बॉन्ड एंगल इन H2 इज लार्जर नहीं है, CHO बॉन्ड से इस बॉन्ड से छोटा है, लार्जर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट,
HCH bond angle in CH4 is larger than HNH bond angle in ammonia. ये बात थोड़ी सही है। क्या है कि देखो अमोनिया के अंदर यहाँ ये बॉन्ड बन रहा है, अमोनिया में भी हाइड्रोजन कौन सा है sp3 और H2 में भी कौन सा है sp3, ठीक है ना। और मीथेन में भी कौन सा है, तो या मीथेन के अंदर बॉन्ड एंगल है वो है 109.28 मिनट और अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 107 डिग्री के आसपास। तो CHO बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया, ये बात सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट HCH बॉन्ड एंगल इन CH4, HNH बॉन्ड सॉरी ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड एंगल इन अमोनिया एंड HOH बॉन्ड एंगल इन H2 आर ऑल आर ग्रेटर देन 90, सही बात है। देखो यहाँ भी 104 आ रहा है 90 से बड़ा है, यहाँ 107 आ रहा है ये भी 90 से बड़ा है और यहाँ 109.28 मिनट आ रहा है ये भी 90 से बड़ा है, ये सब के सब 90 से बड़े, ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो HOH बॉन्ड एंगल इन H2 इज स्मॉलर देन HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया, सही बात है। यहाँ 104 है यहाँ 107 है तो H2 में बॉन्ड एंगल वो छोटा है, ये बात भी सही है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट हमारा गलत कौन सा हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, ये स्पीसीज है सॉरी तो नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीसीज विच आर एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के लिए आपको पता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए और मॉलिक्यूल प्लेनर भी होना चाहिए। ये तीन बातें हैं जो एंटी एरोमेटिक के लिए आपको पता होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक रेजोनेंस और प्लेनर। तो आप देखो यहां पर पाई सिग्मा पाई, ठीक है ना, तो ये कॉन्जुगेशन है इस सॉरी पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन में, और यहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है और ये प्लेनर भी है, तीनों बातें अप्लाई हो रही है, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट यहां ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस होगा तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, साइक्लिक रेजोनेंस है और ये भी प्लेनर है, तो ये एरोमेटिक है। क्या है स्टूडेंट्स, एरोमेटिक। यहां -4 लोन पेयर और पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, साइक्लिक रेजोनेंस भी है और ये भी प्लेनर है, तो ये आपका जो मॉलिक्यूल है ये एरोमेटिक है। क्या है स्टूडेंट्स, एरोमेटिक। नेक्स्ट 10 कार्बन की साइक्लिक रिंग, 5 डबल बॉन्ड, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने से ये नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, प्लेनर भी है, तो ये कंपाउंड भी हमारा एंटी एरोमेटिक है। क्या है स्टूडेंट्स, एंटी एरोमेटिक। यहां 2 रिंग है, ऑड कार्बन की है, अलग अलग है, एक में 5 है एक में 3 है, तो यहां ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो इस पर नेगेटिव और यहां पॉजिटिव आते ही इंडिविजुअली हम देखें तो ये रिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों में साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, तो ये भी एरोमेटिक हो गई, ये भी एरोमेटिक हो गई, तो ओवरऑल कंपाउंड कैसा है ये ओवरऑल कंपाउंड कैसा हो गया स्टूडेंट्स, एरोमेटिक। कैसा हो गया, एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कितने हुए, 2, एक तो फर्स्ट वाला और एक 5th वाला, 2 कंपाउंड्स आर एंटी एरोमेटिक। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, among the given points options which of the following molecules act as Lewis base, Lewis base क्या होता है स्टूडेंट्स, which donate lone pair, which donate electron pair। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो देगा वो बेस होता है, तो फर्स्ट कंपाउंड है AlCl3, AlCl3 के पास में, एल्यूमिनियम के पास में कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये लेविस बेस नहीं है। CO2 में कार्बन के पास में कोई लोन पेयर नहीं है देने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट अमोनिया में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, तो अमोनिया लेविस बेस की तरह काम करेगा। PCl5 में P के पास में कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक स्टूडेंट्स, द आंसर गोज टू 3rd। नेक्स्ट, जिंक एंड कैडमियम डू नॉट show variable valency like D
ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है उनमें NS2 और N-1 डी है 1 to 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये सब के सब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, डोनेट करने के बाद +2 ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं, +2 ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं। अब +2 के अलावा कौन कौन सी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी लूज करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ जिंक और कैडमियम की बात हो रही है। जिंक और कैडमियम है वो दोनों के दोनों एक ही ग्रुप के हैं, 12th ग्रुप के एलिमेंट है। 12th ग्रुप में जिंक और जिंक के जस्ट नीचे आता है कैडमियम। और 12th ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो NS2 और N-1 D10 होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर देते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो Zn +2 में आएगा और कैडमियम भी +2 में आएगा। तो यहां पर अब आप देखोगे तो जिंक के लिए जो कॉन्फिगरेशन आता है वो 3D10 आता है और कैडमियम के आता है वो आता है 4D10। तो अब ये 4D10 और 3D10 जो कॉन्फिगरेशन आ रहा है ये फुलफिल्ड हो गया, और फुलफिल्ड होने की वजह से अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया, और ज्यादा स्टेबल हो गया तो ये अब दोबारा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करना, गेन करना, शेयरिंग करना ये सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए होता है। और इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल कॉन्फिगरेशन में आ चुके हैं। अब ये डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्योंकि ये फुलफिल्ड है। क्या है? फुलफिल्ड। तो अब कौन सा ऑप्शन है जो इनको वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करने से, वैलेंसी शो करने से रोकता है? तो 4 ऑप्शन है। वोलेटाइल नेचर, वोलेटाइल नेचर का कोई लेना देना नहीं है। कंप्लीट डी ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन, सही बात है। कंप्लीट डी ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन है तो ये स्टेबल हो गए, इसलिए ये नहीं दिखा पाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, सही बात है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन तो है आउटर मोस्ट में, पर वो 2 तो देंगे, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा वेरिएबल शो करने के लिए। नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, और आपको पता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट तो है ही नहीं, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। डी ब्लॉक के होते हुए भी क्या ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो आंसर गोज टू सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो हमें इन चारों में से देखना है सही? फर्स्ट है द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज अलोंग द पीरियड। तो पीरियड के अंदर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं स्टूडेंट्स। जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर इंक्रीज हो रहा है, ये बात सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही आ रहा है। नेक्स्ट सेकंड क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज अलोंग द पीरियड। नहीं, पीरियड में लेफ्ट टू जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं बढ़ती। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड, सही बात भी है और गलत बात भी है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस, अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, है ना, उनकी रिएक्टिविटी तो क्या होती है? बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होती है? कम होती है। तो किसी स्पेसिफिक करके तो बोला गया नहीं है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात हो रही है, नेगेटिव की बात हो रही है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। ना, लेफ्ट राइट जाओगे पीरियड के अंदर तो साइज में जनरली क्या होती है? डिक्रीजिंग आता है, साइज डिक्रीज होता है, तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? गलत हो गया। डिक्रीज नहीं होता, सब इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है स्टूडेंट्स? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नॉट गिव प्राइमरी एमीन एज ए प्रोडक्ट? ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन में नाइट्रो का रिडक्शन करवा रहे एसएन प्लस एसिड प्रेजेंस पे, तो आपको पता है यहां पर नाइट्रो है वो NH2 में चेंज होता है, तो ये प्राइमरी एमीन दे रहा है। नेक्स्ट, एसिड एमाइड है, एसिड एमाइड NaOH प्लस Br2, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, यहां पर भी ये NH2 ग्रुप CONH2 ग्रुप है, ये एसिड एमाइड है वो NH2 में चेंज होता है, ये भी प्राइमरी एमीन है। नेक्स्ट, ये आइसोसाइनाइड दिया, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवा रहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में और हाइड्रोलाइसिस है नेक्स्ट में, तो ये हमें सेकेंडरी एमाइन देता है। क्या देता है स्टूडेंट्स? आइसोसाइनाइड हमेशा सेकेंडरी एमाइन देता है, तो ये सेकेंडरी एमाइन दे रहा है। और नेक्स्ट प्रोसेस अमोनिया एक्सेस के अंदर है, तो यहां भी हमें प्राइमरी एमीन मिलेगा, इथाइल एमाइन। तो यहां प्राइमरी एमीन बन रहा है, या फर्स्ट में प्राइमरी एमीन बन रहा है, ये भी प्राइमरी एमीन बन रहा है, लेकिन सेकेंडरी एमीन कहां बन रहा है? थर्ड वाले ऑप्शन में। तो ये थर्ड जो रिएक्शन है एल्किल आइसोसाइनाइड का रिडक्शन है वो सेकेंडरी एमीन देता है, ना कि प्राइमरी। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, गिव द कंपाउंड। अब ये गिवन कंपाउंड है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है और ऑप्शन चेक करो। एग्जांपल किसका? बेंजाइलिक हैलाइड का, एलाइलिक हैलाइड का,
एरिलाइट का या विनाइलिक का। तो बेंजाइलिक हैलाइड तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि बेंजीन रिंग के जस्ट बाहर वाले किसी भी कार्बन के साथ जब हैलोजन जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहां पर इस बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ नहीं है, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे जब जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो ये एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है। एराइल हैलाइड तो क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के साथ सीधा हैलोजन जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं एराइल हैलाइड। और विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, जब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई हैलोजन सीधा जुड़ा होता है तो हम उसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। तो गिवन आंसर क्या है, एलाइलिक हैलाइड। क्यों, क्योंकि एलाइलिक में डबल बॉन्ड के पास sp3 कार्बन पे हैलोजन जुड़ा होना चाहिए। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंप्लीट द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन है, इसके अंदर हमें प्रोडक्ट बी पूछा है कि ये प्रोडक्ट बी क्या होगा। ठीक स्टूडेंट्स, देखो पहला है Gr के साथ रिएक्शन कीटोन। कीटोन में ये बॉन्ड पोलराइजेशन होगा नेगेटिव पॉजिटिव, और ये CH3 यहां अटैक करेगा तो ये A जो बनेगा वो हमारा ये O नेगेटिव, इसके पास MgBr प्लस और इधर ये CH3। नेक्स्ट स्टेप पे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, एसिडिक मीडियम में H प्लस H2, तो ये O नेगेटिव यहां से H को ले लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो B बन रहा है वो ये हो जाएगा, ये हमारा B है। ठीक है ना, और B में पूछा है आगे हीट करके दिया हुआ है, जब हीट करोगे एसिडिक मीडियम में तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और एल्कीन बनेगी। तो उस समय जो एल्कीन बनेगी स्टेबल, वो हमारे सामने ये स्टेबल एल्कीन बन जाएगी। तो ये आंसर हमारा C हो गया। अब हमें पूछा है B, तो आंसर गोज टू B, दिस इज B। नेक्स्ट, इसका आईपीएच नाम बताना है, PT NH3 इसका आईपीएच नाम बताओगे तो ये एमाइन है, ये क्लोराइड है। एमाइन पहले आता है तो क्या नाम होगा, डाई एमाइन डाइक्लोरिडो, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो मेटल है उसका वही नाम आएगा प्लेटिनम। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो वो आएगा +2। तो +2 आने से यहां रोमन नंबर में लिखा आता है। तो डाइएमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 2। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डाइएमाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 2, आंसर गोज टू फर्स्ट। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम प्रोपेनोएट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच ऑब्टेन हीटिंग सोडियम प्रोपेनोएट बनाया आपने, ये सोडियम प्रोपेनोएट है, इसको आपने हीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में, तो ये रिएक्शन होगी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सी होगी स्टूडेंट्स, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है ना, और ये एल्केन बन जाती है 2 कार्बन की। तो ये एल्केन बन गई अपने पास में 2 कार्बन की, C2H6। अब इस C2H6 के 1 मोल का वेट कितना होगा, 1 मोल के वेट बताना है। तो पता है कार्बन का 12 2 24 और 6 30। तो आंसर गोज टू सेकंड। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब ये रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HI से हीट करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस ईथर के अंदर यहां लोन पेयर है, दोनों साइड देखोगे तो ये आपको 3 डिग्री कार्बन दिखाई दे रहा है और ये प्राइमरी कार्बन दिखाई दे रहा है 1 डिग्री कार्बन। जब दोनों साइड कार्बन का डिग्री अलग अलग होता है और HI से रिएक्शन करवाएं तो जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के चांस होते हैं, 3 डिग्री रेजोनेंस वाला कार्बोकेटाइन, बैक बॉन्डिंग कार्बोकेटाइन, तो हमेशा रिएक्शन SN1 से जाएगी। तो अभी ये SN1 से रिएक्शन फॉलो होगी, SN1 से होगी तो फिर H प्लस और I माइनस है, तो I माइनस उस पर जाएगा जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, तो ये बॉन्ड यहां से क्लीवेज होगा और ये OH इस H के साथ। तो 3 डिग्री कार्बन पे I, 3 डिग्री कार्बन पे यहाँ OH आ गया, ये आंसर नहीं है। 3 डिग्री कार्बन पे यहाँ I आ गया और ये इथाइल अल्कोहल बनेगा, तो ये इथेन बना दिया, ये भी आंसर नहीं है। 3 डिग्री कार्बन पे I आ गया और इसके साथ OH आ गया, ये बात सही है, आंसर गोज टू थर्ड। फोर्थ में भी चेक कर लो, यहाँ OH आ गया, यहाँ भी OH आ गया, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट,
विच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड अंडर द एसिडिक कंडीशन। ये जो गिवन कंपाउंड है ये सारे आपको एल्कोहल दिए, देखो एल्कोहल 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 और ये भी एल्कोहल। तो एल्कोहल की डिहाइड्रेशन की रिएक्शन की बात कर रहा है, एल्कोहल की डिहाइड्रेशन की रिएक्शन की बात कर रहा है, वो भी अंडर एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन के अंदर मतलब H+ और साथ में हीट करोगे एल्कोहल को, तो ये रिएक्शन में बनता है एल्कीन, और एल्कीन जब बनता है तो रिएक्शन किससे जाती है, E1 रिएक्शन से। किस जाएगी स्टूडेंट्स, E1 रिएक्शन से। और E1 रिएक्शन में बनता है इंटरमीडिएट, जो बनता है वो बनता है कार्बोकेटाइन। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जिसमें बनेगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन यदि सब में सेम बन रहा है तो फिर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। तो पहले हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। यहां से मैंने हटाया तो 2D कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहां से हटाया मैंने, यहां भी 2D कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहां से हटाया 3D कार्बोकेटाइन बन रहा है, और यहां से हटाया तो भी अपन को 3D कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो 3 वाले की रेट ज्यादा होगी, तो 3 और 4 ऑप्शन में 3D कार्बोकेटाइन बन रहा है। अब इसमें भी चेक करो ज्यादा स्टेबल कौन है। यहां तो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन मिलेगा, 3 3 6 और 2 8 अल्फा मिलेगी। यहां पर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस मिलेगा। तो ये बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन गिव्स फास्ट रिएक्शन, डिहाइड्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर गोज टू 4। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है द मोबिलिटी ऑफ सोडियम आयन इज लोअर देन पोटेशियम आयन। सोडियम और पोटेशियम आयन की बात कर रहा है। अब ये पूछा है मोबिलिटी ऑफ सोडियम आयन इज लोअर देन पोटेशियम आयन। अब देखो स्टूडेंट्स, कोई सॉल्वेंट नहीं दिया गया है कि किस में बात कर रहे हैं, तो कुछ नहीं दिया तो हमेशा एक्वा सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एक्वा सॉल्यूशन, और मोबिलिटी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर चेक की जाती है। तो अब इसका साइज छोटा है, छोटे साइज का एनाइन है, आयन है, छोटे साइज का आयन है, वो वाटर में जाते ही बल्कि हो जाता है, और बल्कि होने से उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, मोबिलिटी कम हो जाती है। तो एक्वस के अंदर बात करें, कोई मीडियम नहीं दिया है, तो इसका साइज बड़ा रहेगा एक्वस में, और इसका साइज छोटा रहेगा। छोटा साइज रहने से एक्वस के अंदर पोटेशियम आयन का मोबिलिटी होता है वो सोडियम से ज्यादा होता है। तो द मोबिलिटी ऑफ सोडियम आयन इज लोअर देन पोटेशियम आयन, सही बात है। तो आयनिक मोबिलिटी पोटेशियम की ज्यादा है, सोडियम की कम है, यही बोल रहा है द मोबिलिटी ऑफ सोडियम आयन इज लोअर देन पोटेशियम आयन। तो ये बात सही है। नेक्स्ट, द आयनिक मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव रेडियस ऑफ आयन। सही बात है कि आयनिक मोबिलिटी है वो इन आयन की रेडियस पे डिपेंड करती है, क्योंकि इफेक्टिव रेडियस मतलब वाटर के अंदर जाने के बाद में क्या रेडियस आ रही है। तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगी वो बल्कि हो जाएगा, और वो बल्कि होगा तो उसकी रेट क्या हो जाएगी, आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वाटर के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी सही, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आंसर गोज टू फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। अब आपको फर्स्ट लिस्ट में कंपाउंड और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज दी है, जैसे कोवलेंट सॉलिड, रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक सॉलिड। ठीक है ना, और कुछ एग्जांपल दिए हुए। तो देखो कोवलेंट सॉलिड कौन है, कोवलेंट सॉलिड के लिए आपको HF नहीं है, H2 नहीं है, LiF नहीं है, O3 नहीं है, तो कौन है, कार्बन। कार्बन के जो एलोट्रोप्स है, ग्रेफाइट और डायमंड, है ना, डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो ये सॉलिड होते हैं। ठीक है, और कौन से, कोवलेंट सॉलिड। तो यहां मैच हो रहा है 5th से। नेक्स्ट है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस किस में होगा, तो देखो HF में होता नहीं, H2 में होता नहीं, LiF में होता नहीं, तो कौन बचा, O3। अब O3 है, उसको आप देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देता है, एक कोवलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब आप तोड़ोगे, बनाओगे, तो यहां प्लस और इस ऑप्शन पे माइनस करके दिखाते हैं। तो अब यह माइनस का कॉन्जुगेशन बन गया, तो ये इस टाइप से इसमें रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है ना, तो यहां सिंगल, यहां डबल, और ये पॉजिटिव पड़ा है। तो रेजोनेंस किस में हो रहा है, ओजोन में रेजोनेंस देखने को मिलता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड देखो HF है, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये सबको पता है। तो HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड। आयनिक सॉलिड, HF आयनिक नहीं है, कोवलेंट कंपाउंड है, H2 में नहीं है। LiF एक आयनिक कंपाउंड है ना, तो LiF के अंदर आयनिक बॉन्ड मिलेगा, LiF। तो अब मैच करो, A के अंदर 5th कहां है, A के अंदर 5th यहां है, B के अंदर 4, B के अंदर 4, C में फर्स्ट, C में फर्स्ट, और D में 3rd। तो आंसर गोज टू 3rd। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, विच कंपाउंड नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन, है ना, कौन सा कंपाउंड है जो फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो फैलिंग सॉल्यूशन
को रिड्यूस कौन करता है? जितने भी एल्डिहाइड है वो सारे के सारे एल्डिहाइड है वो फैलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस कर देते हैं एलिफेटिक। कौन से? एलिफेटिक। बट एरोमेटिक है, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करवा पाता है। तो आंसर गोज टू बेंजल्डिहाइड। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कंपाउंड विल नॉट गिव पॉजिटिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो अब आपको पता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है, ये जो पॉजिटिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है ये क्लोराइड आयन Cl माइनस का टेस्ट है। और Cl माइनस कौन देते हैं? ऑल आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो HgCl2 है, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा, ये कोवेलेंट होता है। बाकी ये सब आयनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, आयनिक प्रॉपर्टी रखेंगे, आयनिक प्रॉपर्टी होने के कारण ये Cl माइनस देंगे। और Cl माइनस का टेस्ट क्या था? क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट। और क्रोमिक क्लोराइड टेस्ट में K2Cr2 को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में मिक्स किया था गिवन सॉल्ट के साथ। ठीक है ना, क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये पेपर कंप्लीट। ठीक स्टूडेंट्स, अब CLC सीकर के अंदर नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 11th के 12th के चल रहे हैं, और टारगेट फ्रेशर के बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। और आपके कोई भी भाई बंधु दोस्त यार आस पड़ोसी है तो उनको एडिशन के लिए प्रमोट कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।